गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन शकीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो पहले भारतीय फार्मूला 2 की रेस जीतने वाले कौन बने? तो वो हैं आपके जेहान दारूवाला। ऑप्शन बी सही होता है, जेहान दारूवाला। जो आपका फार्मूला 2 चैंपियन माइक शुमाकर और डेनियल टिक्टम के खिलाफ एक रोमांचक रेस के बाद 22 वर्षीय भारतीय जो कि आपके जेहान दारूवाला हैं, इन्होंने सीजन एंड फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की सपोर्ट रेस में जीत हासिल की। रेव रेसिंग के लिए गाड़ी चला रहे जहीन ने ग्रिड पर दूसरे से एक अच्छी शुरुआत की और पोल सीटर डेनियल टिक्टम के साथ आगे रहे। तो अभी जो आपकी ये ग्रैंड प्रिक्स के दौरान जो फार्मूला 2 की रेस है वो किसने जीती है? हमारे भारतीय 22 वर्ष के जेहान दारूवाला ने जीती है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर क्यों मनाते हैं हम इसे? जो वार्षिक दिवस है शहीद और हमारे देश के सैनिक को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, शहीदों को और देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के अधीन हुई थी। उन्होंने एक समिति गठित की थी और जिसमें 7 दिसंबर को सालाना झंडा दिवस मनाने के फैसले से यह समिति संपन्न हुई थी। और इस दिन जो भारतीय सशस्त्र बल हैं इसके जो कर्मी हैं, उनके कर्मी का मतलब जो कर्मचारी हैं, उनके कल्याण के लिए जो देश के लोगों से धन एकत्रित करने के लिए भी समर्पित है। इसी के साथ जो शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो विधवा पत्नी है और जो सैनिक हैं और जो पूर्व सैनिक हैं जो अपना कर्तव्य निभाते हुए गंभीर रूप से घायल या अक्षम हो गए हैं, उनके कल्याण के लिए भी धन एकत्र किया जाता है। जो आपका ये झंडा दिवस है वो धन देश में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिसको हम KSB बोलते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जो रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा है, उसके स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो ये था आपका भारतीय सशस्त्र झंडा दिवस के बारे में जो कि आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वार्षिक राष्ट्रीय अंतर विद्यालय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2020 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है? तो वार्षिक राष्ट्रीय अंतर विद्यालय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2020 के 8वें संस्करण में जीत हासिल जिसने की है वो है आपके वी कृष्ण साई और नेलोर धर्षिता। इन्होंने ये जीत हासिल की है। ऑप्शन डी सही होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो भारतीय विद्या भवन है हैदराबाद, वहाँ से वी कृष्ण साई गायत्री और नेलोर धर्षिता की टीम ने वार्षिक राष्ट्रीय अंतर विद्यालय CC 2020, जिसको हम क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता बोलते हैं, के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। और पटना के जो डॉन है बॉस्को अकादमी की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर आपके वी कृष्ण साई गायत्री और नेलोर धर्षिता रहे। दूसरे स्थान पर पटना के डॉन बॉस्को अकादमी की टीम रही। जबकि द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली ये तीसरे स्थान पर रही। और जो पटना स्थित सिविल सोसाइटी के एक्स्ट्रा सी ने वार्षिक CC क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया था। और यह एक ऑफलाइन प्रतियोगिता है, लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी के कारण इसे ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित किया गया था। वैसे तो ये प्रतियोगिता आपकी ऑफलाइन होती है,
लेकिन अब ये जो ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी कोविड-19 महामारी के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो आपके रवि पटवर्धन है उनका निधन हुआ है, वे आपके अभिनय क्षेत्र से, मीन्स एक्टिंग करते थे, वो एक एक्टर थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, आपका अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे। अब ये थे कौन? जो आपका मराठी शो आता आगाबाई सासूबाई और 1980 के दशक की हिंदी फिल्म जैसे तेजाब और अंकुश, इन्होंने अभिनय किया है, मीन्स के अभिनेता रहे हैं। और ये जो अभिनेता थे रवि पटवर्धन, इनका दिसंबर में निधन हो गया है। अब मनोरंजन उद्योग में उनका कैरियर लगभग 4 दशक तक रहा था। उन्होंने कई नाटकों में भी अभिनय किया था और लगभग 200 फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया था। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से देश मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे? तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त अभ्यास करेंगे? तो वो हैं आपके जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी सही होता है, जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान के जो दूरस्थ द्वीप में से एक पर आयोजित अभ्यास एक प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत प्रयासों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही जो हमले के खिलाफ बचाव का आधार भी अभ्यास करेगा। और जो संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य है वो चीन का मुकाबला करना है। ये जो आपका जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, इसका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि चीन का मुकाबला कर सके, जो पूर्वी चीन सागर में जापानी नियंत्रित द्वीपों का दावा करता है। तो इसीलिए यह अभ्यास आपका जापान के दूरस्थ द्वीपों में से एक पर आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिव्या भटनागर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दिव्या भटनागर जो थी वो भी आपकी एक अभिनेता थी, अभिनय के क्षेत्र से वो संबंधित थी। ऑप्शन ए सही होता अभिनय। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनय करने वाली टीवी अभिनेत्री दिव्या भटनागर थी, जिनका निधन कोरोना के कारण हो गया है। इनको हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था, लेकिन एक हफ्ते तक ये कोरोना से लड़ रही थी और अब कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई है। दिव्या भटनागर ने अन्य कार्य जैसे कि उड़ान, जीत गई तो, पिया मोरे और विद जैसे भी शो में ये शामिल हैं और अब इनका कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये महापरिनिर्वाण दिवस है क्या और 6 दिसंबर को मनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो आपका भारतीय संविधान है, इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम इसका दूसरा नाम दें तो इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को ये मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर 1956 में 65 वर्ष की आयु में इस दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। 1932 का जो ऐतिहासिक पूना संधि थी उस पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दलितों को सामान्य चुनावी सूची में जगह दी गई थी। तो ये था आपका महापरिनिर्वाण दिवस, जो हम भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है उसके रूप में महापरिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भूटान और किस देश के बीच शुल्क मुक्त माल का आवागमन होगा? तो भूटान और कौन सा देश है जिसके बीच आपका शुल्क मुक्त माल का आवागमन होगा? तो वह है आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ और भूटान, इन दोनों का क्या होगा? आवागमन होगा शुल्क मुक्त माल का। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश ने भूटान के साथ पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो आपका अधिमान्य व्यापार समझौता, इसको हम PTA बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यह बांग्लादेश द्वारा दुनिया के किसी भी देश के साथ हस्ताक्षर किया गया पहला PTA है। बांग्लादेश ने यह अपना पहला PTA हस्ताक्षर किया है। 1971 में
बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भूटान दुनिया का पहला और भारत दूसरा देश था। अगर हम बात करें तो 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में जो मान्यता मिली थी वो भूटान ने सबसे पहले दी थी और उसके बाद भारत ने दी थी। तो भारत दूसरे नंबर पर था और भूटान आपका पहले नंबर पर था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन कौन आयोजित कर रहा है? वो है आपका बेंगलोर विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस फिक्शन स्टडीज के सहयोग से बेंगलोर विश्वविद्यालय 7 दिसंबर को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन आयोजित कर रहा है। किसके सहयोग से? इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस फिक्शन स्टडीज। इसके साथ नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रोफेसर डीडीआर पैट्रिक थे, एक्सो प्लैनेट्स व्हेन द रियलिटी इज बियॉन्ड साइंस फिक्शन, जो आपके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं प्रोफेसर डीडीआर पैट्रिक। एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सपो प्लैनेट्स व्हेन द रियलिटी इज बियॉन्ड साइंस फिक्शन। इस टॉपिक पर वो भाषण भी देंगे और 100 से अधिक पूर्ण वक्ता 12 क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों में भी भाषण देंगे। तो आपका इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस फिक्शन स्टडीज के सहयोग से बेंगलोर विश्वविद्यालय 3 दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला विविधीकृत REIT म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है? तो विविधीकृत REIT म्यूचुअल फंड आपका किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा AMC, कोटक महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया है। कोटक इंटरनेशनल REIT फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया है और यह भारत का विविधीकृत REIT म्यूचुअल फंड है। यह एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड योजना है जो SMAM एशिया REIT, जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस सब ट्रस्ट फंड की इकाइयों में निवेश करेगी। और इस म्यूचुअल फंड योजना में एक विविध निवेश पोर्टफोलियो होगा जिसमें सूचीबद्ध REIT शामिल होंगे। REIT मैंने बताया था आपको, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में बने होइस्टर एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का किस राज्य में परीक्षण किया गया? तो हाल ही में जो आपके भारत में बने होइस्टर एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का जो परीक्षण था वो आपके महाराष्ट्र राज्य में किया गया। ऑप्शन डी सही होता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र का अहमदनगर है जो जिला है, इसमें 6 दिसंबर को परीक्षण किया गया है। और इसको जो किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO, दिल्ली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसकी जो रेंज है, जो आपकी गन सिस्टम बताइए, इसकी जो रेंज है वो रेंज आपकी 50 किलोमीटर की है। 50 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज है। और ये जो आपका एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ATAGS होती है, इस परियोजना को 2013 में DRDO द्वारा भारतीय सेना में एक आधुनिक 155 mm आर्टिलरी गन के साथ सेवा में पुरानी बंदूकों को बदलने के लिए शुरू किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जो DRDO ने विकसित किया है आपका ये आर्टिलरी गन सिस्टम, इसको ये जो परियोजना थी 2013 में DRDO द्वारा भारतीय सेना में एक आधुनिक गन थी, इसके पुरानी बंदूकों को बदलने के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 8 दिसंबर को माउंट एवरेस्ट की नवमापा ऊंचाई की घोषणा करेगा? तो कौन सा देश घोषणा करेगा? आपका ऑप्शन बी सही होता है, नेपाल। नेपाल देश आपका इसकी घोषणा करेगा कि अब माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई क्या है, क्योंकि नेपाल में 2015 के जो भूकंप के बाद इसकी वास्तविक ऊंचाई नहीं है ऐसा माना जा रहा है। उसकी वजह से ऊंचाई मापने की पहल की गई है। सबसे पहले 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर की थी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी और अब जिसे नेपाल के सागर माता के नाम से जाना जाता है, इसके लिए व्यापक रूप से स्वीकृत मान्यता प्राप्त ये ऊंचाई है। अब नेपाल फिर से 8 दिसंबर को माउंट एवरेस्ट की नवमापा ऊंचाई की घोषणा करेगा।
कि अब वास्तविक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की कितनी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कौन करेगा। तो चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 8 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार 3 दिवसीय दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम का चौथा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। IMC 2020 इसका शीर्षक क्या था, इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर एंड सस्टेनेबल। ये इस बार का IMC 2020 का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होता है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस मनाया जाता है। वायु परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की जो भूमिका थी और जो इसका महत्व है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का, वो है आपका वैश्विक विमानन विकास के लिए अग्रिम नवाचार, और यह जो आपका विषय है वो 2023 तक मान्य होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के लिए एक नई एनोड सामग्री विकसित की है। तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने लिथियम आयन बैटरी के लिए एक नई एनोड सामग्री विकसित की है। इसका ऑप्शन सी सही होता है, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ये था इसका नाम। कौन सी संस्थान थी, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। और इससे होगा क्या, जो आपकी कार्बन नैनो संरचना है इस पर जो आधारित आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा बनाई गई एक नई मिश्रित एनोड सामग्री लंबे जीवन के साथ अधिक कुशल लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सकती है। तो ये आपकी नई एनोड सामग्री को विकसित किया है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा देश अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश आपका क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो ऑप्शन बी सही होता है, जापान। जापान देश अपने क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 2021 में इसकी मेज़बानी होगी और एक ही वर्ष में 2 क्लब कप होंगे, जो कि एक कतर में होगा जो 1 फरवरी से 11 फरवरी 2020 के होगा, जिसकी मेज़बानी जापान करेगा। और फिर दिसंबर 2021 में भी एक और 7 टीम संस्करण आयोजित होगा, जिसकी मेज़बानी भी आपका जापान करेगा। जापान ने 2016 से पहले क्लब विश्व कप की मेज़बानी 8 बार की है। अगर हम बात करें तो 2016 से पहले क्लब विश्व कप की 8 बार मेज़बानी जापान कर चुका है, और अब साल 2021 में फरवरी में एक बार और मेज़बानी होगी। इसके बाद दिसंबर 2021 में 7 टीम संस्करण आयोजित होगा, उसकी मेज़बानी जापान करेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।